माशरा, मईशत, मीडिया, मजहब और माँ। अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन आपसे फिर मुखातिब है। उसी कंटिन्यूएशन में उसी अवामी मामले के जो सबसे बड़ा सीरियस इशू है इस वक्त, आम लोगों के बारे में बात कर रही हूँ। मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि गरीबों की डेफिनेशन तब्दील हो चुकी है इस मुल्क में। वो गुर्बत से भकारी के दर्जे पे फाइज हो चुके हैं, तरक्की हुई है उनकी। और ये जो दस्तरखान बिछाए हैं लोगों ने, और हमें पता है इसके लिए कहाँ से पैसा आ रहा है। ये भी एक इंटरनेशनल डिज़ाइन है। ये है असल इंटरनेशनल डिज़ाइन कि इन मुल्कों में फ्री खाना, फ्री लिहाफ बिस्तर इमरान खान ने पकड़ा दिए थे पनागाहें, और ये दे दो ताकि लोग काम करना बंद कर दें। पहले ही भकारी कुछ कम नहीं थे, लेकिन ये दस्तरखानों ने और ये जो पनागाहें हैं, इन्होंने गरीब की डेफिनेशन बिल्कुल तब्दील कर दी है। तो ये मौजू नहीं है इस वक्त। मैं इस वक्त मुखातिब हूँ वो क्लास जो रिस्क हराम नहीं खाती। वो एक बहुत बड़ी तादाद है, करोड़ों में है, और वो मिडिल क्लास है। मुतवस्सित तबका है, बालाई मुतवस्सित तबका है और निचला मुतवस्सित तबका है, जिनकी कुछ वैल्यूज़ अभी बाकी रह गई हैं। खुदा के लिए उनको रहने दीजिए, मैं अरबाब इख्तियार से कहती हूँ। और उसी लिए हमने ये सोचा कि हमारा काम सिर्फ तजवीज़ देना। हम तो कमज़ोर लोग हैं, हम ताकतवर लोगों से मुखातिब हैं, अरबाब इख्तियार से मुखातिब हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा गंदा रोल ब्यूरोक्रेसी का होता है, क्योंकि वो एग्जीक्यूटर्स हैं। वो पॉलिसीज़ को, जो लेजिस्लेशन होती है, वो कानून साज असेंबली जो उनको कानून बना के देती है, वो उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करते हैं। तो एग्जीक्यूटर्स से, लेजिस्लेटर्स से मैं कहती हूँ कि अल्लाह का वास्ता, इंटरनेशनल प्रोपेगेंडे के तहत जो तजवीज़ मैं देने जा रही हूँ, उसमें ये ना समझा जाए कि मैं को मार्शल लॉ को दावत दे रही हूँ, या मैं ये कह रही हूँ कि मार्शल लॉ जो है वही हर मामले का हल है। नहीं, यकीनन नहीं है। मार्शल लॉ किसी भी मसले का हल नहीं है। लेकिन आपको जब बीमार होते हैं आप, तो क्या होता है, आप स्टेरॉइड्स लेने पड़ते हैं जो लास्ट ऑप्शन होती है। सर्जरी में जाना पड़ता है आपको जब आपको कैंसर होता है। कीमोथेरेपी होती है जो इंतहाई तकलीफदेह है। लेकिन मरीज़ के सेहतमंद होने के लिए ये चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं, बशर्ते कि डॉक्टर आज के डॉक्टर की तरह, मैं बेईमान डॉक्टर की बात नहीं कर रही हूँ, डिसऑनेस्ट, प्रोफेशनली डिसऑनेस्ट डॉक्टर्स की बात नहीं कर रही हूँ, जो बीमार को देख लेते हैं कि कितना पैसा इससे आ सकता है हमें। मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जिनको बेतहाशा बदनाम किया जा रहा है बाय डिज़ाइन। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, सड़क सड़क, हर जगह, घर घर, और यूथ एंड विमेन, औरत और जवान, ये झांसे में आ गए हैं। और जिन लोगों की छोटी सी भी गलती थी, कोई माजी में थी, अभी भी है, उनकी गलतियों को बहुत बड़ा बड़ा बना के पेश किया जा रहा है। याद रखिए, फौज भी इंसानों की है, ना वो फरिश्ते हैं ना वो शैतान हैं, वो हमारे और आपकी तरह के इंसान हैं। जितनी गलतियां हमसे होती हैं उतनी ही उनसे भी होती हैं, लेकिन कम से कम उनमें इतना हौसला और इतनी बर्दाश्त है कि वो अपनी गलतियों की तलाफी करने के लिए तैयार हैं। हर दफ़ा तैयार होते हैं, लेकिन फिर कोई शैतान सियासतदान जो है और कोई शैतान क़ुव्वत जो है उन पर हावी हो जाती है और उनको उनका काम नहीं करने देती, जिसकी वजह से पूरा इदारा जो है वो जद में आ गया है। बहुत अफसोस है, चूँकि वो हमारी फ्रंट लाइन सिक्योरिटी है। मैं बिल्कुल माशाल्लाह के हक़ में हूँ, बबांगे दहल कह रही हूँ। मैं मुनाफिक नहीं हूँ इन टीवी एंकरों की तरह की। ये जितने पेड बैठे हुए हैं ना टीवी के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, ये सारे पेड हैं, ये सब पेड हैं। और आज मार्शल लॉ लग जाए, ये जाकर GHQ के जूते साफ करते हैं। ये इस तरह के लोग हैं। और यही सियासतदान, वो शेख रशीद जो बहुत बढ़ के मारता है ना, उसने गेट नंबर 4 का एक ड्रामा किया हुआ है, वो भी पहुंच जाता है।
गेट नंबर 4 पे। ये सब सियासतदान उनसे फिर बैकडोर से माफिया भी मांगते हैं, बैकडोर चैनल से राब्ते भी करते हैं और आवाम में आकर ऐसे बन जाते हैं फरिश्ते और ऐसे पारसा कि वो जमहूरियत के बहुत बड़े अलंबरदार हैं। ये भुट्टो से शुरू हुआ था, ये मामला भी, ये भी भुट्टो से शुरू हुआ था और उनकी बेटी ने भी ये काम किया और दामाद ने तो कमाल कर दिया और उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने तो मुकम्मल कमाल कर दिया। वो तो आए ही, वो तो हैं ही इसी क्यारी के पौधे हैं जिसमें फल फूल कर वो उन्होंने इस मुल्क को जरदारी और शरीफों ने और चौधरियों ने जहाँ पहुँचा दिया वो सबके सामने, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब मैं बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट जिसे कहा जाता है, जबकि मैं इस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन दे चुकी हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट अकेली फौज नहीं है, उसमें ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिशियन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री और अरबाब इख्तियार ऑफ आर्मी, पाकिस्तान आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी, सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी बोथ। इन ये ट्रायंगल है जिसको इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। मगर आम लोगों के जहन में इस्टेब्लिशमेंट का मतलब सिर्फ फौज, आमिर, फौज, आमिर। ये क्या हो रहा है तमाशा? इसको बंद कीजिए। आप बाशऊर लोग हैं, सोशल मीडिया का दौर है, दूसरा मीडिया भी, दुनिया भर का मीडिया आपके सामने खुला पड़ा हुआ है। आप में ज़्यादा शऊर और ज़्यादा आगाही आनी चाहिए। मैं इस हद तक मार्शल लॉ के ज़रूर हक़ में हूँ कि ऑनेस्ट फौजी आए, शर्त समझ लीजिए, जो इस मुल्क से सब मोहब्बत करते हैं, लेकिन इंसान अपनी ख्वाहिशों और अपने लालच से आज़ाद हो नहीं सकता, क्योंकि वो इंसान है, उसका इम्तिहान है ये। तो अगर वो इस इम्तिहान में कभी कभी नाकाम होने लगता है, हम उसको बहुत पत्थर मारना शुरू कर दिया है हमने। इसको बंद कीजिए और उनसे ये रिक्वेस्ट कीजिए, उनसे ये तवक्को, जो आपकी तवक्कात हैं आर्मी से, वो उन्हें बताइए। मैं ये तवक्को करती हूँ कि मार्शल लॉ लगे, बट एक सर्टन पीरियड डिसाइड करके आएँ कि हम 6 महीने के लिए आएंगे या हम सिर्फ 1 साल के लिए आएंगे, और जो टाइम और दिन दें उससे एक सेकंड भी ज़्यादा न रहें, बैरकों में वापस चले जाएं और वो काम मुकम्मल करें जो अय्यूब खान के दौर में हुआ था। और उन्होंने शुरू यहीं से किया था। सबसे पहले महंगाई हो गई थी, थोड़ी सी महंगाई थी, उस पर काबू जिस तरह पाया था। और आज तो वो हाल है कि महंगाई को कौन कौन से नाम दिए जा रहे हैं जी, इंटरनेशनल महंगाई है और फलाने मुल्क में इतने की है ये चीज़, हमारे मुल्क में, भाई उस मुल्क में और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, क्या आप वो दे रहे हैं फैसिलिटीज़? मैं सिर्फ मसनूई महंगाई पर कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ कि उसको भी अगर कम कर दिया जाए, जो कि बहुत ज़्यादा हो चुकी है। क्या आपके ऐसे इकोनॉमिस्ट आपके पास नहीं है? ऐसे इकोनॉमिस्ट नहीं हैं जो ये एनालाइज कर लें कि अगर डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमें किससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है? ये कौन करवाएगा? नहीं करा सकते। रेवेन्यू ऑफिसर्स चोर हैं, बहुत बड़े चोर हैं, नहीं करा सकते। ये सिर्फ और सिर्फ जूता कराएगा। तो इस वक्त जो आवाम का सबसे बड़ा मसला है, जिस पर वो फ़ौज से अब ये तवक्को कर रहे हैं, उनकी सारी आंखें, सारा इंतज़ार अब ये है कि फ़ौज आए और सबसे पहले इस मसले को ख़त्म करे। आखिर आप जब डूबने, मरने, ज़लज़ले से दबने लगते हैं इमारतों के नीचे, तब भी तो उन्हें बुलाते हैं ना। तो ये रोज़ रोज़ जो मर रहे हैं वो तो एक दफ़ा ही मरना होता है। ये जो रोज़ रोज़ मर रहे हैं महंगाई से, इसका इलाज क्या फ़ौज नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। उनके पास 10 तरह की फोर्सेस हैं, रेंजर्स हैं, रज़ाकार फोर्सेस हैं। उनको इंसेंटिव्स दीजिए, लगा दें मार्शल लॉ, प्लीज़ लगा दीजिए। कम से कम 6 महीने के लिए तो ऐसा जूता उतरना चाहिए कि लोगों को जूते का मतलब समझ में आ जाए। और ये जूता मुशर्रफ साहब और ज़ियाउल हक़ साहब जैसा नहीं चाहिए। मुशर्रफ साहब बहुत नरम थे और ज़ियाउल हक़ साहब ने शुरू में आके कोड़ाबाजी शुरू की और उसको ही सामने रखा जाता है। ऐसा तो नहीं था कि कोई अच्छा काम ही नहीं हुआ ज़ियाउल हक़ साहब के दौर में और परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में। बहुत बेहतरी आई थी, लेकिन वो बेहतरी नहीं आ सकी जिसकी लोग तवक्को करते थे। सियासतदानों का जो वो बेचैनी है ना इक़्तिदार में आने की, वो भी पूरी कर दी चलें। उन्होंने जुनेजो साहब से गवर्नमेंट बनवाई, ज़ियाउल हक़ साहब ने, जुनेजो साहब की गवर्नमेंट आई
और जुनैद साहब बड़े साहिब किरदार सियासतदान थे, सब जानते हैं कि उन्होंने उसूलों पर कोई सौदेबाजी नहीं की। लेकिन मुशर्रफ साहब के दौर में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो गए थे वो इन लोगों के साथ, और जिसका इमरान खान बहुत जिक्र करते हैं एनआरओ का, कि उन्होंने एनआरओ दिया। बिल्कुल गलत काम किया, उन्होंने नहीं देना चाहिए था उन्हें, इन सियासतदानों को एनआरओ। लेकिन आप क्या कर रहे हैं इमरान खान साहब, आपने कौन सा एनआरओ नहीं लिया? आपको भी तो बाजवा साहब ही लाए थे, आपने भी तो बहुत सारे मामलात जो हैं उनमें एनआरओ लिया है ना। तो ये एक अलहदा मौजू हो जाएगा, हम सियासत पे नहीं जाना चाहते। हम चीज़ों को ठीक करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कम से कम 6 माह के लिए मार्शल लॉ लगे और वो चीज़ों को दुरुस्त करें, और जिस सिमत में वो दुरुस्त करेंगे अवाम खुद उनसे कहेंगे कि बस अब ये जो ठीक हो गया, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी एक ऐसा कानून बना दिया जाए, सियासतदानों से हलफ लिया जाए, उनके साथ एक अकॉर्ड हो कि आप इस तरह की लेजिस्लेशन करेंगे। आप जो आइन के, एक तो या तो आप 73 का जो आइन है उसको एज इट इज़ नाफिज कर दीजिए, जितनी तरमीमें आपने अब तक की हैं सब ख़त्म कर दीजिए, एज इट इज़ उसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए। या फिर आप एक नया डॉक्यूमेंट बनाइए, उसमें कम से कम 6 महीने ज़रूर लगेंगे, और उसमें आर्मी का रोल डिफ़ाइन कीजिए ताकि उन्हें बार बार हर एरे गैरे नत्थु खैरे से ज़िल्लत के अल्फाज ना सुनने पड़ें। यही एक बात कहनी थी। बाकी तजावीज़ भी मौजूद हैं कि सबसे पहले ये है अवाम की ज़रूरतों पर जो इस वक्त कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। महंगाई को ठीक करने के लिए आप देखिए, एक फ़ौजी जाकर खड़ा होगा किसी सब्ज़ी वाले की दुकान पर और गोश्त वाले की दुकान पर और ग्रोसरी की परचून की दुकान पर, मैं देखती हूँ कैसे वो मसनूई कीमत जो है वो वसूल लेगा कस्टमर्स से। जूता उतारे तो सही मकसद के लिए उतारे ना, वालिदैन भी जूते उतारते थे बच्चों पर, उस्ताद को भी इजाज़त थी कि खाल तुम्हारी है और बस जान हमारी है। तो अपनी बच्चे के बेहतरी के लिए करते थे ना। वो कौन से वालिदैन हैं जो अपने औलाद के दुश्मन होते हैं? वो उनकी बेहतरी के लिए करते थे। तो बस ये तो आपको सोचना है अब अपनी बेहतरी के लिए कि आपने क्या करना है। ये सियासतदान तो कभी भी नहीं होने देंगे ये चीज़, और जब हो जाएगी तो जाके उनके पैरों में बैठ जाएंगे कि जनाब जल्दी से कोई ऐसा कानून बनवा लीजिए कि दोबारा हम जो है वो जमहूरियत वापस आ जाए। तो अब उस तरह की जमहूरियत वापस नहीं चाहिए, उस तरह की जमहूरियत वापस नहीं चाहिए। ये जो हसीना है जिसके हुस्न का बार बार तस्करा होता है, हमने पिछले क्लिप में भी आपसे कहा था कि हसीना मान जाएगी। कब मानेगी? जब आप उसको ब्यूटी पार्लर से तैयार करा के अपनी मर्जी का मेकअप शेकअप करा के उसको बाहर लाते हैं, तो वो जो एक मसनूई उसका चेहरा होता है, वो मसनूई चेहरा होता है ना, उसकी तो शक्ल ही बदल जाती है। और अब तो पता नहीं बोटोक्स और पता नहीं क्या क्या प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी क्या क्या कुछ होने लगा है। और यही हमारे आइन का हाल हुआ है। अपनी मर्जी की तरमीमें कर करके आपने उस आइन को जो बना दिया है, जो 73 का आइन था, या तो उसको खुद ही ठीक कर लें, या फिर हम इनसे कहते हैं फिर कि जूता उतारें और बिठाएं इंटेलिजेंशिया को, पॉलिटिशियंस को, वेल रेप्यूटेड जुडिशरी को, और आइन की तैयारी शुरू की जाए नए डॉक्यूमेंट की जो हस्बे हाल हो। और उसके बाद इनको बुलाइए, इन सियासतदानों को, कि हमने ये निज़ाम जो है वो इस मुल्क के लिए बेहतर समझा है, चूँकि ये इसने डिलीवर किया है, इस निज़ाम ने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जिसमें नुमाइंदे की एक्सेस उसके अवाम से हो, जिनसे वो वोट लेकर आया है। उसको पता उसके नुमाइंदे को कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है, और उसको ये भी वाज़ेह किया जाए मीडिया के ज़रिए कि असेंबली मेंबर का काम गटर बनवाना, सड़कें बनवाना नहीं होता। ये काम लोकल गवर्नमेंट का होता है, म्यूनिसिपैलिटीज़ का होता है, म्यूनिसिपल गवर्नमेंट का होता है। तो एक दफ़ा और मौका देने में क्या हर्ज है, और उनसे हलफ चीफ जस्टिस साहब लें कि आप 1 साल के लिए आ रहे हैं या 6 महीने के लिए, डेट बताइए, टाइम बताइए कि इतने वक्त में आप निज़ाम को सही करके वापस बैरिकों में चले जाएंगे। और ये काम वही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर सकता है, वही जुडिशरी कर सकती है जिसको अब पता चल गया, क्योंकि वो भी कुछ कम बदनाम नहीं है।
तो ये बदनामी अपने सर से उतारिए ना, आप भी तो उतारिए ना। जब तक आप और फौज, जुडिशरी एंड आर्मी, ये बदनामी का तौक जो आपके गले में पहनाने वाले खुद तो बहुत मज़े में हैं, हर फ़ायदा उन्होंने जुडिशरी से भी उठा लिया, हर फ़ायदा उन्होंने आर्मी से भी उठा लिया, और फिर बदनाम भी करते हैं उनको। तो कम से कम अब आप ये बदनामी का तौक अपने गले से उतारिए और इनके मुंह पर दे के मारिए। इस सिविल ब्यूरोक्रेसी और इस सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमतों को बताइए कि अब हम ये करने जा रहे हैं, तुमने सीधे होना है कि नहीं होना है। अगली दफ़ा एक दूसरी तजवीज़ के साथ, ये पहली तजवीज़ है कि पहले ये हलफ होना चाहिए कि आप आ रहे हैं तो अपना मैंडेट लेकर आएँ कि हम ये काम करने के लिए आए हैं, वो काम कीजिए और वापस बैरकों में चले जाइए। खुदा हाफिज़।